तो सभी मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं बैठक में शामिल होने के लिए और यहां बैठक से पहले इस बात की जानकारी देते हुए कि पहला दिन है, पहला अनुभव है, किस तरीके से काम करेगी सरकार, उस पर ही चर्चा होनी है इस बैठक में। योगी आदित्यनाथ ने आज 52 मंत्रियों के साथ यूपी के सीएम पद की शपथ ले ली है। अब योगी कैबिनेट की पहली बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। क्या बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इससे भी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन आज के शपथ ग्रहण से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, अब हम उसकी बात करेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं आदित्यनाथ योगी। लेकिन यूपी की ये नई सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव की वो ड्रीम टीम है जो बीजेपी ने देश की सत्ता तीसरी बार हासिल करने की रणनीति के तहत गठित की है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेने वाले करीब 50 मंत्रियों में जाति से लेकर महिलाओं तक और प्रशासनिक अनुभव से लेकर युवाओं तक का ऐसा कॉकटेल तैयार किया गया है जो देश के हर राज्य तक संदेश पहुंचाएगा। वो संदेश क्या होगा, उसे आप योगी सरकार में शपथ लेने वाले चेहरों के जरिए समझिए। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित तमाम कयासों को पीछे धकेलते हुए और सस्पेंस को खत्म करते हुए योगी की पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली है। अक्षुण्ण रखूंगा। सबसे ज्यादा नजरें बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य पर टिकी थीं। वजह ये थी कि योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार गए थे। केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत हार के बाद अधर में लटकी हुई थी, लेकिन योगी सरकार पार्ट 2 में केशव प्रसाद मौर्य की वापसी के बड़े संकेत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी का चेहरा है। मौर्य समाज से आने वाले केशव पूर्वांचल से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने 2024 में ओबीसी वोटों की पिच को मजबूत करने का काम किया है। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। ब्रजेश पाठक यूपी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं। 2022 में लखनऊ कैंट से विधायक बने। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य हार के बाद भी डिप्टी सीएम बने हैं, जबकि पिछली योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को मौका दिया गया है। कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। लेकिन 2024 की ड्रीम टीम के लिए योगी के जिन उपयोगी को चुना गया है, उसमें जाति के हिसाब से संतुलन वो ही बिठाया गया है जो पिछली बार रखा गया था। दिनेश शर्मा ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी जगह ब्राह्मण समाज से आने वाले ब्रजेश पाठक को ही मौका दिया गया है। यानी एक डिप्टी सीएम पिछड़े समाज से और दूसरा डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से। और यही बीजेपी की 2024 वाली चुनावी रणनीति का हिस्सा है। वहीं योगी कैबिनेट में 5 महिलाओं को भी जगह मिली है। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में बीजेपी का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने मायावती के वोटर की कार्ड भी खोजने की कोशिश की है। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। बेबी रानी मौर्य की चर्चा चुनाव के दौरान भी हुई और चुनाव के बाद भी होती रही और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। चुनाव लड़ने के लिए बेबी रानी मौर्य ने
उत्तराखंड के राज्यपाल पद को छोड़ा था। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आगरा ग्रामीण सीट से पहली बार विधायक बनी बेबी रानी मौर्य पश्चिमी यूपी की हैं और जाटव समाज से आती हैं। प्रभुता और अखंडता अब बेबी रानी मौर्य के जरिए बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है वो समझिए। बेबी रानी मौर्य उस जाटव बिरादरी से आती हैं जो मायावती का मजबूत वोट बैंक रहा है। माना जा रहा है कि अनुसूचित चेहरे के जरिए बीजेपी ने चुनाव में मायावती वाले जाटव वोट पर तगड़ी सेंधमारी की है। बेबी रानी मौर्य को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपने अनुसूचित चेहरे को आगे किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अनुसूचित वोटरों के बीच बेबी रानी मौर्य को मायावती का विकल्प बनाती दिख रही हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए जाटव वोट बेहद अहम साबित हो सकता है। बेबी रानी मौर्य के साथ ही 4 और महिला मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मैं बेबी रानी मौर्य ये यूपी में योगी सरकार का महिला शक्ति वाला पंच है। योगी कैबिनेट के ये 5 चेहरे 2024 के विजय पथ की तस्वीर है। आधी आबादी के भरोसे को ये योगी और मोदी का इनाम है। योगी की नई सरकार में 5 महिला चेहरों को जगह दी गई है। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट में शामिल हुई हैं, जबकि एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री समेत 3 और महिलाओं को शामिल किया गया। 5 महिला चेहरों से बीजेपी ने 2024 की जमीन को मजबूत करने का काम किया है। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित अपने साथी विधायकों के साथ शपथ लेती ये है बीजेपी की विधायक गुलाब देवी। संभल जिले की चंदोसी सीट से विधायक बनी है गुलाब देवी। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री रह चुकी है। 5 बार की विधायक गुलाब देवी करीब 4 दशक से सक्रिय राजनीति में है और अनुसूचित जाति से आती है। यानी गुलाब देवी को मंत्री बनाकर अनुसूचित जाति को संदेश दिया गया। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अब देखिए साथी विधायकों के साथ शपथ लेती ये है योगी कैबिनेट में महिला ब्राह्मण चेहरा प्रतिभा शुक्ला। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया सीट से विधायक बनी है। ब्राह्मण समाज से आने वाली प्रतिभा बीएसपी से बीजेपी में आई थी और अब योगी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी है। योगी सरकार का अगला महिला मंत्री चेहरा है रजनी तिवारी। समय कम होने की वजह से रजनी ने भी बाकी विधायकों के साथ इस तरह शपथ ली। रजनी तिवारी हरदोई जिले की शाहबाद सीट से विधायक हैं। रजनी तिवारी भी अवध इलाके के ब्राह्मण समाज से आती हैं और 2008 से लगातार विधायक रही हैं। योगी सरकार में महिला मंत्री के तौर पर विजय लक्ष्मी गौतम ने आज इस तरह शपथ ली। विजय लक्ष्मी गौतम देवरिया जिले की सलेमपुर सीट से विधायक बनी है। विजय लक्ष्मी पूर्वांचल के जाटव समाज से आती हैं और बीजेपी महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। यूपी में बीएसपी के घटते प्रभाव के बीच योगी ने इस चेहरे को कैबिनेट में रखा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने कई बार मंच से दिए भाषणों में महिला वोटरों को अपना मजबूत वोट बैंक बताया था। अब नई सरकार के मंत्रिमंडल में एक साथ 5 महिला चेहरों को जगह देकर योगी ने मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। असीम अरुण का चुनाव लड़ना, उनका जीतकर विधायक बनना और फिर यूपी में असीम अरुण को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना एक अलग तरह की कहानी है, जिसमें कई तरह के राजनीतिक संदेश हैं। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। असीम अरुण कन्नौज विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने हैं। असीम अरुण के पिता यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। असीम अरुण राजनीति में आने से पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। कहा जाता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल करने में भूमिका निभाई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ असीम अरुण दलित समाज की जाटव समुदाय से आते हैं। यानी असीम अरुण को मंत्री बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ जाटव वोटरों को संदेश दिया है, बल्कि ये भी बताया है कि मंत्रियों की टीम में प्रशासनिक अनुभव वाला एक काबिल सदस्य मौजूद है। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री बनाया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत रखने में स्वतंत्र देव सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाने के पीछे 2024 की ड्रीम टीम की रणनीति कैसे काम कर रही है वो समझिए। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी से आते हैं और पार्टी के कद्दावर ओबीसी नेताओं में उनकी गिनती होती है। यानी स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाकर ओबीसी वोट को साधने पर नजर है। तो जिस इलाके से ज्यादा सीट उस इलाके से ज्यादा मंत्री। हमने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के रीजन का हिसाब किया है। आप भी देखिए किस रीजन से कितने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि पश्चिमी यूपी जो 2022 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल गढ़ माना जा रहा था, उसी पश्चिमी यूपी की जमीन ने विपक्षी गठबंधन की उम्मीदों को तोड़कर बीजेपी की झोली में 136 में से 93 सीट दी है। और अब पश्चिमी यूपी की ताकत कैबिनेट में भी दिख रही है। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। पश्चिमी यूपी के सबसे ज्यादा 23 मंत्री बने हैं और इस आंकड़े को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आंकड़ा हो जाता है 43%, यानी आधे से थोड़ा सा कम। किसान आंदोलन के बाद से विपक्ष बीजेपी को किसान और जाट विरोधी का तमगा देने पर लगा था, लेकिन वेस्टलैंड में भगवा रंग जमकर चढ़ा और अब कैबिनेट में पश्चिमी यूपी की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी को किसान और जाटों का सम्मान माना जाएगा। सुरेश कुमार खन्ना पहले राज्यपाल और अब एक बार फिर से राजनीति में जिम्मेदारी, मानते हैं कि रोल जो है बदल गया है काफी? कुछ नहीं बदला है, केवल समाज सेवा करना। कैबिनेट में पूर्वांचल को भी पूरी तरजीह दी गई है। पूर्वांचल ही वो क्षेत्र है जहां से काशी से पीएम मोदी सांसद हैं और गोरखपुर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ विधायक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पूर्वांचल से आते हैं। अब योगी कैबिनेट में भी पूर्वांचल के 14 चेहरों को जगह मिली है। पूर्वांचल में एसपी गठबंधन का प्रदर्शन अन्य रीजन के मुकाबले सबसे अच्छा रहा था। कैबिनेट की तस्वीर के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल पर फिर से ध्यान दिया है। सुशासन, सुरक्षा और विकास, ये 4 जो है वो प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं के लिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाए जाने के लिए जो भी काम निर्धारित होगा उसको हम लोग पूरा करें। अवध में बीजेपी ने 118 में से 87 सीटें जीती, लेकिन पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के मुकाबले अवध की नुमाइंदगी कम रही है। हालांकि लखनऊ कैंट से विधायक ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बने हैं। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अवध से 12 मंत्रियों की ताजपोशी हुई है। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता के सामने रखा था, उसी लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोग लागू करेंगे। वहीं यूपी के सबसे छोटे रीजन बुंदेलखंड में बीजेपी ने 19 में से 16 सीट जीती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अपना दल के आशीष पटेल भी इसी इलाके से आते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब 3 मंत्रियों का तोहफा बुंदेलखंड को मिला है। यूपी का शपथ ग्रहण 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर भी है, जिसके जरिए बीजेपी ने जाति समीकरण, क्षेत्रीय अस्मिता को भी साधने का काम किया है। तो लखनऊ में योगी ने शपथ ली और उत्तराखंड में उनके पैतृक निवास पौड़ी गढ़वाल में जश्न मनाया गया। संवाददाता ध्रुव मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। आप जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर पंचूर में आई हैं, उतनी दूर से आप जो है आज आई। सबसे पहले तो हम यूपी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि उन्होंने मतलब योगी जी को बहुत प्रचंड वोट से जिताया है और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाए।
अभी तक मतलब कोई वहाँ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। एक योगी जी उनके इतने प्यारे हो गए कि उन्होंने योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। मतलब सभी जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। भाई से कब मिलने जाएंगी आप? भाई से तो मिलने नहीं जा सकते, पर महाराज जी यहीं आएंगे मम्मी को मिलने के लिए। यहीं आएंगे? यहीं आएंगे, तब हम भी आएंगे यहाँ मम्मी के साथ, यहाँ मिलने के लिए, महाराज जी को मिलने के लिए यहीं आएंगे हम। लखनऊ जाने का कोई प्लान नहीं है? लखनऊ बुलावा नहीं आएगा क्या? नहीं, वहाँ नहीं आएगा बुलावा। कब आना है उन्होंने यहाँ पे? कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया तो नहीं है, पर उन्होंने बोला था कि हम मतलब मम्मी को मिलने आएंगे, तो तब हम भी आएंगे। इस वक्त देखिए योगी आदित्यनाथ की माता जी भी यहाँ पर है और इस वक्त वो जो है खुद डांस कर रही थी। इतनी ज़्यादा खुशी थी उनको। ये योगी आदित्यनाथ की माता जी हालांकि हिंदी नहीं बोल पाती हैं, गढ़वाली में थोड़ा बहुत समझ लेती हैं। क्या हुणु माता जी, क्या हुणु? खुशी है? खुश धन्या? उनके छोटे भाई ABP न्यूज आपको रखे आगे।